वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था, हमारा लास्ट टॉपिक था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो कहा जाता है। तो ये सभी जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी, यूपीएसआई और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, सभी में इसके प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे एक्ट। तो अब हमारा अधिनियम चल रहा है, ये है भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत शासन अधिनियम 1919। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जो 1919 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसे मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मांगटेयू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड हैं। क्यों कहा जाता है इसको मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार? क्योंकि इस अधिनियम के जो जन्मदाता हैं वो भारत के सचिव का नाम क्या है? मांगटेयू। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या है? चेम्सफोर्ड। तो दोनों का नाम मिला के इसको क्या रख दिया गया? मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मांगटेयू, जो भारत के सचिव हैं लॉर्ड मांगटेयू, ने एक घोषणा की जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, इसे हम आगे पढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन ये हिस्ट्री वगैरह में और इसमें भी थोड़ा बहुत मिलेगा। तो तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। तो प्रश्न बनता है कि सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध कौन से अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? तो ये क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांगटेयू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है पार्षद। कार्यपालिका एक ऐसा भाग था, पार्षद था जो एक कार्यपालिका का ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, कि कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था पार्षद जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल के। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। कौन सा अधिनियम है ये? भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। तो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन एवं विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत होते थे, तथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था कार्यकाल? 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत थे। कितने थे केंद्रीय विधानसभा में? 144 थे, जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 40 जो मनोनीत थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। इनकी शक्तियां तो समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसका था? विधानसभा को था। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। जो केंद्रीय और प्रांतीय
जो हैं केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1919 ईस्वी यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। क्या थी इसकी मुख्य विशेषता? ये भी प्रश्न आता है कि द्वैत शासन की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैत शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे उनको अलग अलग किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया, लेकिन फिर क्या करा, प्रांतीय विषय थे जिनको भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं दो भाग, देखते हैं। प्रांतीय विषयों के दो भाग हैं, एक है आरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय में कौन कौन से हैं? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। किस में है ये? आरक्षित में आते हैं राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। और हस्तांतरित विषय में क्या आते हैं? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। ठीक है। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। जो आरक्षित विषय थे उनका शासन जो गवर्नर है अपने परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। क्वेश्चन बन सकता है कि आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर किसकी सलाह से करता था? तो आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की, कौन सा अधिनियम है ये? भारत शासन अधिनियम 1919 में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या किया? लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन से सन में? 1926 में। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो कौन से अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में। तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइमन आयोग, साइमन कमीशन। तो प्रश्न बन जाता है कि साइमन कमीशन कब लागू? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमन आयोग, साइमन कमीशन। तो ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है साइमन कमीशन कब लागू हुआ? तो 1927 में। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। क्या था इसका कार्य? कि जो भारत शासन अधिनियम है 1919 का, उसके क्रियान्वयन जितने भी कार्य हैं उसकी जांच करना। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। अधिकांश भारतीय द्वारा इस आयोग का, इस कमीशन का विरोध किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। कौन कौन सी थी? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना। जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त करना।
राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न जरूर बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। क्या थी? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ। इस शासन अधिनियम के द्वारा हुआ। कौन सा? 1935। संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित के रूप में विभाजन। और दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। दलित जातियां, महिला और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम में। लोक सेवा आयोग की स्थापना। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग और थर्ड पॉइंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की शुरुआत की स्थापना। कौन से अधिनियम में हुई? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों, प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु ये व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। ठीक है। और अखिल भारतीय संघ का लास्ट पॉइंट है वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान। तो क्वेश्चन बनता है कि वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। कौन कौन से हैं 6 सदस्य? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति। भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई। और लास्ट है इसका संघीय न्यायालय का प्रावधान। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवेयर थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है कि संघीय न्यायालय का प्रावधान कौन से अधिनियम में हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवेयर थे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो भारत का संवैधानिक विकास का हमारे भारत का संवैधानिक विकास का जो पहला अध्याय चल रहा था उसमें हमने एक्ट अधिनियम कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से कई वन लाइनर प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न काफ़ी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ये सारे हमारे टॉपिक रहेंगे। तो इन सभी का आप रिवीजन करते रहिए और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है गतिमान स्टडी पॉइंट। तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।